मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। मित्रों, अब तक मैं उपन्यास माँ के भाग 46 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के भाग 47 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। माँ दीवार का सहारा लेकर बैठ गई और सिर पीछे टिकाकर सुनने लगी कि वे लोग किस प्रकार शांत स्वर में विभिन्न विषयों पर अपना मत प्रकट कर रहे थे। तत्याना ने उठकर चारों तरफ नजर डाली और फिर बैठ गई। किसानों की ओर तिरस्कार तथा घृणा से देखते उसकी कंजी आंखों में एक क्रूर चमक थी। सहसा वह माँ की ओर मुड़ी। तुमने तो अपनी जिंदगी में बहुत मुसीबत झेली होगी, उसने कहा। हाँ, झेली तो है, माँ ने उत्तर दिया। तुम्हें बातें करते सुनना मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी बातों से दिल के तार झंझना उठते हैं। जब मैं तुम्हें बातें करते सुनती हूँ तो सोचने लगती हूँ कि हे भगवान, जैसे लोगों की तुम बातें करती हो, अगर मैं ऐसे लोगों का दर्शन भी कर पाती तो मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती, क्योंकि वही तो सच्चा जीवन है। हम अपनी जिंदगी में क्या देखते हैं? हम भेड़ों के गल्ले की तरह हैं, बस और कुछ नहीं। मुझे ही ले लो, मैं किताबें पढ़ती हूँ और बहुत सोचती भी हूँ। कभी कभी तो मैं सोचने में इतना खो जाती हूँ कि रात रात भर मुझे नींद नहीं आती। लेकिन क्या फ़ायदा इससे? अगर मैं सोचना बंद कर दूं तो मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा, और अगर मैं सोचती भी रहूं तो वह भी बेकार है। उसकी आंखों में व्यंग था, और कभी कभी तो ऐसा मालूम होता था कि वह अपने शब्दों को इतने झटके से तोड़ देती है जैसे सुई से धागा तोड़ लिया गया हो। किसानों ने कुछ नहीं कहा। हवा खिड़की के शीशों को थपक रही थी। चिमनी में मरमर ध्वनि करती हुई घुस रही थी और छत के फूस पर से सरसराती हुई गुजर रही थी। कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। बीच बीच में वर्षा की कोई बूंद खिड़की से टकरा जाती थी। लैंप की लौ कापी और प्रायः बिल्कुल बूझ गई, पर शीघ्र ही वह फिर संभल गई और स्थिर होकर तेजी से जलने लगी। जब मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो मैंने अपने मन में कहा, लोग इसी के लिए पैदा हुए थे। और यह बड़ी अजीब बात है कि मुझे ऐसा लगा कि यह सब तो मैं पहले से जानती हूँ, लेकिन मैंने ऐसी बातें पहले कभी नहीं सुनी थी और मेरे दिमाग में कभी ऐसे विचार नहीं आए थे। आओ, हम लोग कुछ खा लें। और देखो, तत्याना, बत्ती बुझा दो, स्तेपान ने त्योरियों पर बल डालकर धीरे से कहा। लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि चुमाको के घर में आज रोज से ज्यादा देर तक बत्ती क्यों जल रही है। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर इन पर आंच आ सकती है। तत्याना उठकर चूल्हे की तरफ चली गई। हाँ भाई, आजकल फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है, प्योत्र ने मुस्कुराकर कहा। जैसे ही इन अखबारों की खबर लगेगी, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। अगर मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो कोई ऐसा बहुत नुकसान नहीं होगा। उसकी बीबी मेज के पास आकर बोली। जरा उठो तो। स्तेपान उठ खड़ा हुआ और तत्याना को मेज पर खाना लगाते देखता रहा। भाई, हमारे तुम्हारे जैसे लोग तो टके सैकड़े मिलते हैं, उसने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुरा कर कहा। माँ को उस पर तरस आ रहा था। वह उसे जितना देखती थी उतना ही वह अच्छा लगता था। इतनी बातें कर चुकने पर अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे दिन भर की गंदगी से वह पाक हो गई थी। वह मन ही मन अपने आप पर खुश थी और उसके हृदय में सबके लिए सद्भावनाएं थी। हमारा दोस्त है ही कौन? उस किसान ने निराशा भरे स्वर में कहा। हम लोग तो हमेशा रोटी के एक एक टुकड़े के लिए लड़ते रहते हैं। तुम गलत कहते हो, माँ ने कहा। तुम्हारा खून चूसने वाले लोग तुम्हारा जो मोल लगाएं
उसे तुम स्वीकार क्यों करते हो? तुम्हें अपना मोल खुद आंकना चाहिए। मोल तो तुम्हारे गुणों का होता है। तुम्हारा मोल वह है जो तुम्हारे दोस्त आके, न कि वह जो तुम्हारे दुश्मन लगाएं। हमारे दोस्त हैं कौन? किसान ने धीरे से कहा। लेकिन मैं जो तुमसे कहती हूं कि आम लोगों के दोस्त हैं, होंगे, मगर यहां तो यही है। स्टेपान ने कुछ सोचते हुए कहा। यहां भी ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते? स्टेपान ने कुछ देर सोचकर उत्तर दिया। हूं, हाँ, मैं भी यही सोचता हूं कि हमें यही करना पड़ेगा। आ जाओ, खाना लग गया है, त्याना ने कहा। खाना खाते समय प्योत्र में जैसे दोबारा जान आ गई। ऐसा प्रतीत होता था कि माँ ने जो कुछ कहा था उससे वह बहुत प्रभावित हुआ था। माँ, तुम बहुत सवेरे उठकर यहां से चली जाना ताकि कोई देख न पाए, उसने कहा। सीधे शहर में न जाकर दूसरी चौकी तक चली जाना। घोड़ा गाड़ी कर लेना। आखिर क्यों? मैं गाड़ी पर पहुंचा आऊंगा, स्टेपान ने कहा। नहीं, तुम न जाना। अगर उन लोगों ने तुमसे सवाल जवाब किया तो क्या होगा? वह रात यहाँ ठहरी थी। हाँ, ठहरी थी। अब कहाँ गई? मैं उसे घोड़ा गाड़ी की चौकी पर पहुंचा आया था। अच्छा, तो तुमने उसे यहाँ से भाग निकलने में मदद की और फिर तुम जेल भेज दिए जाओगे, समझे? इतनी जल्दी जेल जाने से फायदा भी क्या है? हर चीज का वक्त होता है। जिसे कहते हैं कि जार भी तभी मरेगा जब उसका वक्त आएगा। अगर अकेली जाएगी तो यह होगा कि रात यहाँ ठहरी थी, सवेरे किराए की घोड़ा गाड़ी करके चली गई। बहुत से लोग रात यहाँ बसर करते हैं। हमारा गांव वहीं सड़क पर जो है। प्योत्र, तुम्हें इतना दबूपन किसने सिखाया है? तत्यान्या ने व्यंग से कहा। बहन, आदमी को सब कुछ जानना चाहिए, कब नरम पड़ जाए, कब अकड़ जाए। प्योत्र ने अपने घुटने पर हाथ मारते हुए कहा। याद है जब वागानो के पास अखबार पकड़ा गया था, तब उसकी कैसी ठुकाई हुई थी। अब कोई लाख कोशिश करे पर वह किताब को हाथ तक नहीं लगाता। मगर माँ, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं बड़ा चलता पुर्जा हूँ। मैं तुम्हारे सब अखबार और पर्चे बांट दूंगा, जिससे जितने तुम कहोगी, और ठीक जगहों पर बांटूंगा। यह सही है कि हमारे यहाँ के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और फिर वे डरते भी हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान चारों तरफ से इतनी बुरी तरह घिर जाता है कि उसे आंखें खोलनी ही पड़ती है और सोचना पड़ता है कि आखिर इसका क्या इलाज किया जाए। इन पर्चों में साफ साफ लिखा होता है। सोचो, अपनी अकल इस्तेमाल करो। कुछ बेपढ़े लिखे लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखों से, और ख़ास तौर पर उन लोगों से जिनके पेट भरे होते हैं, ज़्यादा जानते हैं। मैं इधर के इलाके के कोने कोने में घुमा फिरा हूँ और मैंने यहाँ की हर चीज़ देखी है। हम सब इंतजाम कर लेंगे, लेकिन हमें अपनी अकल से काम लेना पड़ेगा और होशियार रहना पड़ेगा, नहीं तो हम शुरू में ही पकड़ लिए जाएंगे। अफसरों को इस बात की भनक मिल गई है कि किसान का रवैया अब उनकी तरफ दोस्ती का नहीं रह गया। उसने मुस्कुराना छोड़ दिया है और अफसरों के लिए उसके दिल में जरा भी इज्जत नहीं है। मालूम तो यही होता है कि वह हाकिमों से अपना नाता बिल्कुल तोड़ लेगा। अभी उसी दिन की बात है, यहाँ पास ही समलको नाम का एक गांव है। जब सरकारी अफसर वहां लगान वसूल करने गए तो किसानों ने हाथ में लाठियां लेकर उनका स्वागत किया। थानेदार तो साफ कहता है, तो तुम लोग जार के खिलाफ हो, क्यों बदमाशों? वह यहीं चिल्लाता रहता है। स्पीक वाकिन नाम के एक किसान ने तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया, तू भी जार के साथ जहन्नुम में जा। किस काम का वह जार जो आपके तन के लत्ते तक छीन ले? बात माँ यहाँ तक बढ़ चुकी है। उन्होंने इस पे वाकिन को तो जेल में डाल दिया, लेकिन उसकी बातों को तो जेल में बंद नहीं किया जा सकता। बच्चे बच्चे को याद है कि उसने क्या कहा था। उसके शब्द आज तक चिल्ला चिल्ला कर हमसे कुछ कहते हैं। प्योत्र ने कुछ खाया नहीं, बस धीमी आवाज में जल्दी जल्दी बोलता रहा और अपनी धूर्त चमकदार काली आंखों से चारों तरफ देखता रहा। वह किसानों के जीवन के बारे में अपने अनुभव माँ को इस प्रकार सुना रहा था मानो बटुए में से सिक्के उड़ेल रहा हो। बीच में 2 बार स्टेपान ने उसे टोकर कहा,
कुछ खा लो। दोनों बार प्योत्र ने एक रोटी का टुकड़ा और चम्मच उठा लिया और ऐसे सरल प्रवाह के साथ अपनी कहानियां सुनाता रहा मानो कोई पक्षी चहक रहा हो। जब खाना खत्म हुआ तो वह सहसा उछलकर खड़ा हो गया। मुझे अब घर चलना चाहिए। अच्छा माँ, तो मैं चलता हूँ, उसने माँ से हाथ मिलाते हुए कहा। मुमकिन है अब हमारी मुलाकात कभी न हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मैं बहुत खुश हूँ इस बात पर कि तुमसे मिला और तुम्हारी बातें सुनी। तुम्हारे उस सूटकेस में कागजों के अलावा कुछ और भी है? एक 19 साल होगी? अच्छा कोई बात नहीं, 19 साल आ जाएगी। स्टेपान याद रखना, माँ तुम्हारा सूटकेस अभी 1 मिनट में आ जाएगा। आओ स्टेपान, चलो। अच्छा सलाम। उनके चले जाने के बाद तिलचट्टों के इधर उधर भागने की आवाज़ तक सुनाई देने लगी। हवा छत पर झन्नाटे के साथ चल रही थी और चिमनी में गरजती हुई घुस रही थी। पानी की फुहारें खिड़की के शीशों पर पड़ रही थीं। तत्याना ने आतिशदान के ऊपर मचान पर से गद्दे वगैरह उतारकर एक बेंच पर बिछा दिए और माँ के लिए बिस्तर तैयार कर लिया। बड़ा तेज आदमी है, माँ ने कहा। तत्याना ने त्योरियां चढ़ाकर माँ की तरफ देखा। बस बकता ही बहुत है, लेकिन इससे फायदा कुछ नहीं होता। और तुम्हारा पति? माँ ने पूछा। वह ठीक है, बहुत भला आदमी है, शराब बिल्कुल नहीं पीता, हम दोनों की अच्छी निभती है, लेकिन बहुत कमजोर दिल का आदमी है। वह तनकर खड़ी हो गई। अब हम लोग क्या करें? उसने कुछ देर रुक कर कहा। क्या हमें बगावत नहीं करना चाहिए? जरूर करनी चाहिए। हर आदमी यही सोच रहा है, लेकिन हर आदमी बस अपने मन में ही सोचता है। उन्हें अपने मन की बात जोर से करनी चाहिए। किसी को तो पहल करनी ही चाहिए। यह कहकर वह बेंच पर ही बैठ गई। तुम कहती हो कि कुलीन लड़कियां भी यह काम करती हैं, मजदूरों से मिलती हैं, उन्हें किताबें पढ़कर सुनाती हैं। क्या ऐसा नहीं है कि यह काम इन भले घर की लड़कियों के बस का नहीं है? क्या उन्हें डर नहीं लगता? उसने माँ से सहसा पूछा। माँ का उत्तर सुनकर तत्याना ने गहरी सांस ली और सिर झुकाकर नजरें नीची कर ली। मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें ये शब्द आए थे, व्यर्थ जीवन। पढ़ते ही मैं इसका मतलब पूरी तरह समझ गई। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि यह जिंदगी कैसी होती है। मतलब तो सब समझ में आ गया, मगर हर बात मेरे दिमाग में बिखरी बिखरी सी रही, जैसे बिना गड़ेरिए के भेड़े हों। व्यर्थ जीवन इसी को कहते हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं ऐसी जिंदगी को छोड़कर भाग जाऊं और एक बार भी मुड़कर ना देखूं। जब बातें समझ में आने लगती हैं तो आदमी बहुत दुखी हो जाता है। उसकी कंजी आंखों की शुष्क चमक में, उसके मुरझाए हुए चेहरे में माँ को यह व्यथा दिखाई दे रही थी। उसके स्वर में इस व्यथा की गूंज सुनाई दे रही थी। माँ उसे दिलासा देना चाहती थी। लेकिन बहन, रास्ता तो तुमने देख लिया है, इतना ही काफी नहीं है, हमें आगे बढ़ने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। तयन्ना ने बात काटते हुए बहुत धीरे से कहा। अच्छा लो, तुम्हारा बिस्तर तैयार हो गया। वह चूल्हे के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो गई, गंभीर निश्चल विचारों में खोई हुई। माँ वहीं कपड़े पहने पहने लेट गई। थकान के मारे उसके शरीर में इतनी पीड़ा हो रही थी कि उसके मुंह से एक हल्की सी कराह निकल गई। तयन्ना ने लैंप बुझा दिया और जब झोपड़ी में अंधेरा छा गया तो वह बहुत ही मंद सपाट स्वर में बोलने लगी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसका स्वर अंधकार की निष्प्रभ मुखाकृति पर से कुछ पोछे ले रहा है। तुम भी प्रार्थना नहीं करती? मैं भी ईश्वर में विश्वास नहीं रखती, चमत्कारों को भी नहीं मानती। माँ ने करवट बदली। खिड़की में से अभेद्य अंधकार उसे घूर घूर कर देख रहा था और हल्की हल्की आवाजें, क्षीण से क्षीण आहतें निस्तब्धता में रेंगती हुई आ रही थी। उसने भयभीत स्वर में, प्रायः बिल्कुल कान में, चुपके से तयन्ना का उत्तर दिया। जहां तक ईश्वर का सवाल है, मैं ठीक से नहीं कह सकती, पर ईसा मसीह पर मेरा विश्वास है। मुझे उनके इन शब्दों पर विश्वास है, दूसरों को भी अपनी तरफ प्यार करो। मैं इस बात में यकीन रखती हूँ। तत्याना चुप रही। आतिशदान की काली पृष्ठभूमि पर माँ को उसकी तनी हुई आकृति की धुंधली रूपरेखा दिखाई दे रही थी। वह निश्चल खड़ी थी,
माँ ने उदास होकर अपनी आंखें मूंद ली। सहसा उसने तत्याना को कठोर स्वर में कहते सुना, अपने बच्चों की मौत के लिए मैं ईश्वर या मनुष्य दोनों में से किसी को भी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। पेलागिया निलोना अत्यंत विचलित होकर उठ बैठी। तत्याना के शब्दों के पीछे जो वेदना छुपी हुई थी उसे माँ की आत्मा भली भांति समझती थी। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, और बच्चे हो जाएंगे, माँ ने बड़ी ममता से कहा। अब नहीं होंगे, तत्याना ने कुछ देर रुककर मंद स्वर में कहा। मेरे शरीर में कोई बिगाड़ हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि अब मेरे बच्चे नहीं हो सकते। एक चूहा भागता हुआ फर्श पर से गुजरा। किसी चीज के टूटने की आवाज आई। ध्वनि के अदृश्य वज्रपात से निस्तब्धता भंग हो गई। छत पर मेह की सरसर ध्वनि फिर से सुनाई देने लगी। ऐसा मालूम होता था कि कोई घबराया हुआ पतली पतली उंगलियों से छप्पर के फूस में कुछ ढूंढ रहा है। पानी टपकने की भयावह ध्वनि शरद रात्रि में मंद प्रवाह की सूचना दे रही थी। माँ को नींद आने लगी। उगते उगते उसने बाहर और फिर ड्योढ़ी में किसी के भारी कदमों की आहट सुनी। बड़ी सावधानी से किसी ने दरवाजा खोला। सो गई तत्याना? मर्दानी आवाज सुनाई दी। नहीं तो, वह सो गई? मेरे ख्याल से सो गई। सहसा प्रकाश हुआ। कुछ देर के लिए ज्योति की लौ कापी और फिर अंधकार में विलीन हो गई। किसान ने माँ के बिस्तर के पास जाकर उसके पैरों के पास पड़ा हुआ कोट संभाल लिया। यह देखकर कि वह उसके आराम का कितना ध्यान रखता है, माँ का हृदय कृतज्ञता से भर उठा और उसने मुस्कुराकर फिर आंखें बंद कर ली। स्तेपान ने कुछ कहे बिना कपड़े बदले और चबूतरे पर जाकर लेट गया। चारों ओर फिर निस्तब्धता छा गई। माँ चुपचाप लेटी बड़े ध्यान से स्वप्निल निस्तब्धता के आरोह अवरोह को सुन रही थी। उसकी आंखों के आगे रिबिन का रक्त रंजित चेहरा आ गया। चबूतरे पर कोई फुसफुसाया, कैसे कैसे लोग इस काम में खिंचकर आते हैं। अधेड़ उम्र के लोग जिन्होंने अपने जीवन भर दुख के घुट पिए हैं, इन लोगों को अब आराम से बैठना चाहिए, पर वे यह काम करते हैं। तुम नौजवान और होशियार हो। ओह मेरे स्तेपान, मुझे पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए, किसान ने अपनी भारी गूंजदार आवाज में कहा। मैं यह बात पहले भी सुन चुकी हूँ। वे दोनों 1 मिनट तक चुप रहे। स्तेपान कहने लगा, हमें काम इस तरह शुरू करना होगा। पहले किसानों से अलग अलग बात करनी पड़ेगी, जैसे अलेक्सई माको से। वह पढ़ना जानता है, उसके दिल में जोश है और वह हाकिमों से बहुत जला बैठा है। सरगई सोरिन भी बहुत होशियार किसान है। किनवाजेव भी ईमानदार है और बिल्कुल नहीं डरता। काम शुरू करने के लिए इतने लोग काफ़ी हैं। हमें ऐसे लोगों से मिलना होगा जिनके बारे में वह बता रही थी। मैं एक कुल्हाड़ी लेकर शहर की तरफ जाऊंगा ताकि लोग यह समझें कि मैं लकड़ी चीरकर कुछ फालतू पैसे कमाने जा रहा हूँ। हमें सावधान रहना है। वह ठीक ही कहती थी कि आदमी को अपना मोल खुद आंकना चाहिए। आज वाले उस किसान को ही ले लो। अगर वह ईश्वर के सामने भी खड़ा होता तो अपनी बात से रत्ती भर ना हटता। और वह निकिता, उसने भी यह दिखा दिया कि उसके भी आत्मा है। उससे इतनी उम्मीद किससे थी? वे किसी आदमी को तुम्हारे सामने पीटते हैं और तुम लोग मुंह बाए खड़े देखते रहते हो। बस रहने दो। अरे तुम्हें खुश होना चाहिए कि हम लोगों को उसे मारना नहीं पड़ा। वह बड़ी देर तक खुसर फुसर करता रहा। कभी तो वह इतने धीमे स्वर में बोलने लगता कि माँ एक शब्द भी समझ न पाती, और कभी वह फिर भारी गुजती हुई आवाज में बोलने लगता। बीच बीच में उसकी बीवी उसे टोक देती, धीरे बोलो नहीं तो वह जाग जाएगी। माँ गहरी नींद में सो गई। नींद एक घने बादल की तरह आकर उस पर छा गई। जब प्रभात का धुतलका खिड़कियों में झांकने लगा तो तत्याना ने माँ को जगा दिया। गिरजाघर के घंटे की आवाज़ शीत निस्तब्ध वातावरण में हवा के लहरों पर तैरती हुई आ रही थी और अलसाए हुए स्वर में रात का पहरा समाप्त होने की सूचना दे रही थी। मैंने समोवार गर्म कर दिया है, एक गिलास चाय पी लो। उड़ते ही चल पड़ी तो सर्दी लग जाएगी। स्तेपान ने अपनी उलझी हुई दाढ़ी में कंघी करते हुए माँ से उसका शहर का पता पूछा। माँ ने देखा कि रात भर आराम कर लेने से स्तेपान के चेहरे पर ताजगी आ गई थी। उसकी आकृति अब अधिक पूर्ण दिखाई दे रही थी। चाय पीते समय स्तेपान ने हंसकर कहा, यह भी कैसी अजीब बात है। क्या? त्याना ने पूछा।
हम लोगों की जान पहचान हो जाना और इतनी आसानी से। हमारे काम में हर चीज़ में यही सादगी है, माँ ने विचारमग्न होकर कहा। माँ को विदा करते समय किसान दंपत्ति ने विशेष कुछ कहा तो नहीं, पर असंख्य छोटी छोटी बातों से यह साबित कर दिया कि उन्हें माँ की सुविधा का कितना ध्यान था। गाड़ी में बैठकर माँ सोचने लगी कि स्तेपान चूहों की तरह सतर्क रहकर चुपके चुपके अपना काम करेगा और कभी थक कर बैठेगा नहीं। उसकी पत्नी की शिकायतें हमेशा उसके कानों में गूंजती रहेंगी। उसकी कंजी आंखों में वह ज्वाला हमेशा सुलगती रहेगी और जब तक वह जीवित रहेगी उसके हृदय में अपने मृत बच्चों के लिए एक माँ के हिंसक पशुओं जैसी प्रतिरोधपूर्ण व्यथा कभी दूर न होगी। उसे रिबिन की याद आई, उसके घाव, उसका चेहरा, उसकी धधकती आंखें और उसकी बातें। और इस पाशविकता के सम्मुख लाचारी की कटु भावना से उसका हृदय महसूस उठा। शहर तक की पूरी यात्रा के दौरान मिखाइलों की आकृति उस नीरस दिन की पृष्ठभूमि पर उसकी आंखों के सामने नाचती रही। माँ ने देखा कि वह उसकी आंखों के सामने खड़ा था, हट्टा कट्टा शरीर, काली दाढ़ी, फटी कमीज, बिखरे बाल और हाथ पीछे बंधे हुए। यह एक ऐसे व्यक्ति का चित्र था जिसके हृदय में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी और जो उस सत्य पर पूरा विश्वास रखता था जिसका वह प्रचार करता था। माँ इस पृथ्वी के असंख्य विपदाग्रस्त गांवों के बारे में सोचने लगी, उन लोगों के बारे में सोचने लगी जो मन ही मन पृथ्वी पर न्याय का राज्य स्थापित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह उन हजारों लोगों के बारे में सोचने लगी जो अपने जीवन भर चुपचाप निरुद्देश्य भाव से और अपने जीवन में किसी सुधार की आशा के बिना काम करते रहते थे। माँ को ऐसा लगा कि जीवन दूर तक फैला हुआ एक ऐसा खेत है जिसे कभी जोता न गया हो और जो चुपचाप इस प्रतीक्षा में हो कि कोई आकर उसे जोते। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह स्वतंत्र ईमानदार लोगों से कह रहा हो, मुझ में सत्य और न्याय के बीज बो और मैं तुम्हें परिश्रम का 100 गुना फल दूंगा। स्वयं अपने प्रयासों की सफलता को याद करके उसे हर्ष का रोमांच हुआ जिसे उसने विनम्रता के कारण दबा दिया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 47 का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास माँ के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।